हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। तो नीट सीरीज का अगला चैप्टर जो है ऑल्टरनेटिंग करंट। इस वीडियो में हम ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि नीट के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर इसके बाद आपको मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी, अगर कहा जाए तो ऑल्टरनेटिंग करंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें कुछ है। ये सिर्फ आपके लाइक 12th में या फिर नीट के एग्जाम में नहीं, थ्रू आउट द लाइफ आपको बहुत काम में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला टॉपिक ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, एसी भी बोलते हैं जिसे ऑल्टरनेटिंग करंट को। तो पहले बात तो ये आती कहाँ से है टर्म, तो हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम टॉपिक पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक टॉपिक आपका था कि मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। उस मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ में एक छोटा सा लाइक आपका था कि ओरिएंटेशन को अगर मैं चेंज करूँ, तीन प्रोसेस थे, या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, करंट के चेंज करो, या फिर ओरिएंटेशन को चेंज करो। तो ओरिएंटेशन को चेंज करते थे, जो वो एंगल हम चेंज करते थे उसके वजह से एक ईएमएफ प्रोड्यूस होती थी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आती थी। वहीं से कंसेप्ट आता है ऑल्टरनेटिंग करंट का। वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती थी उसकी नेचर कुछ इस तरह से थी कि वो आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम अपनी पोलैरिटी को चेंज करती थी। तो इसीलिए इसे ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का नाम दिया गया है। ओके, तो समझते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो ओरिजिन आपको इसका समझ में आया तो सिंपल सी बात है कि ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है ये एक वैरिंग करंट या फिर वैरिंग ईएमएफ है, जो कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने साइकिल को रिपीट करती है। राइट, तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि अगर कुछ वैरी है, अगर पीरियोडिक है, तो ये क्या होगा, किसी हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड होगा। यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करने के लिए हमें किसी हार्मोनिक फंक्शन, जैसे हम वेव्स में कंसीडर करते थे, क्लास 11th की जो वेव्स चैप्टर हम पढ़े थे वहां पे भी हमने हार्मोनिक फंक्शन के बारे में जाना था, उससे हम कंसीडर कर सकते, उससे हम रिलेट कर सकते इसको। एक बार इसकी ये होती क्या, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ईएमएफ विच कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली रिवर्सेस डायरेक्शन। राइट, मैग्नीट्यूड देखो कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रही है। जब मैं कह रहा हूं कि हार्मोनिक फंक्शन क्या हो सकती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारे क्या है, हार्मोनिक फंक्शन। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए इसकी वैल्यू सेम है, बट इसकी एक रेंज ऑफ वैल्यूज है ना। मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज होते जाएगी। देखो साइन कर्व कैसा होता है, इस तरह के साइनोसॉइडल कर्व, ऐसे ये इंक्रीज या फिर डिक्रीज होते हुए जाएगी। तो इसी तरह से अगर मैं ईएमएफ को डिफाइन करूं मैथमेटिकली तो मैं किस तरह से लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं, लेट मी राइट इट फर्स्ट। सो पहले मैं लिख सकता हूं ईएमएफ को E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, कंसिडरिंग देयर इज नो फेज डिफरेंस। ओके, और इन करंट को कैसे लिख सकता हूं, I0 साइन ओमेगा टी, या ओमेगा टी साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, कुछ भी आप लिख सकते हो। दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन है, दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब ये E0 क्या है, I0 क्या है, इसे हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखो अब ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये इक्वेशन है E0 साइन ओमेगा टी, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाओ तो साइनोसॉइडल कर्व बनेगा E0 I0। ठीक है, तो ये साइन ओमेगा टी भी हो सकती है, कॉस ओमेगा टी भी हो सकती है। फाइन, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी इसमें नहीं है। E0 क्या है, यहां से ग्राफ से आपको पता चल रहा है E0 और I0 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, जिसे हम पीक वैल्यू भी कहते हैं। सो E and I are the instantaneous values of EMF and current. E0 and I0 are the peak value or the maximum value or the amplitude of the EMF। एक वेव की अगर एम्पलीट्यूड कही जाए तो यही है इसकी एम्पलीट्यूड, है ना। तो इसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ EMF और करंट कह सकते हैं। फाइन, मूविंग ऑन। ओमेगा क्या है,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। साइन ओमेगा टी लिख रहे, टी क्या है? इंस्टैन्टेनियस टाइम है। ओके, और ओमेगा टी को हम कहते हैं क्या? फेज। ओमेगा टी को क्या कहते हैं? फेज। तो सिंपल सा वेव इक्वेशन यहां पे लग रहा है। तो ईएमएफ या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट को, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग करंट को हम इस तरह से डिनोट करके लिख सकते हैं। साइन ओमेगा टी के जगह पे कॉस ओमेगा टी भी आप लिख सकते हो। ओके, मूविंग ऑन टू एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, जीरो भी हो रही है। तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? अब देखो, अगर मैं मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू निकालूं फुल साइकिल का, तो वो तो जीरो आ रहा है ना? वो क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। ठीक है, बट अगर मैं मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? हाफ साइकिल का हमें एवरेज या फिर मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसका अगर मैं फिजिकल मीनिंग आपको समझाऊं, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल इज दैट स्टेडी करंट which will send the same amount of charge। मतलब क्या? कि हाफ साइकिल एक स्टेडी करंट जितनी अमाउंट ऑफ चार्ज, सेम अमाउंट मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट से जितनी चार्ज भेजी जा रही है, स्टेडी करंट से भी हाफ साइकिल में जितनी चार्ज भेजी जाएगी, उस अमाउंट ऑफ करंट को या फिर उस अमाउंट ऑफ ईएमएफ करंट को हम कहते हैं क्या? एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, समझ में आई? सो चार्ज से रिलेटेड है, हमें क्या पता है? डी क्यू डी टी, यही तो होती है करंट, है ना? यही तो होती है करंट। सो डी क्यू डी टी इक्वल्स टू आई डी टी। इससे अगर मैं इंटीग्रेट करूं, जीरो से क्यू, आई से, आई को ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या लिख सकता हूं? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। सिंपली इट विल बी आई नॉट बाय ओमेगा साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा। फाइन, ये क्या है? Q। आई नॉट, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 2 पाई बाई टी, यानी कि ऊपर टी आ गया। सो कॉस, अच्छा यहां पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है कि यहां पे मैं हाफ साइकिल के लिए करूंगा, सो 0 से t/2 तक कर सकता हूं। ठीक है, 0 से क्या करूंगा? t/2। सो कॉस ओमेगा, यहां पे क्या आना चाहिए? t/2। ठीक है, सो अब ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। सो 2 और t कैंसिल आउट हो जाएंगे, cos पाई की वैल्यू हो जाती है -1, तो यहां पे +1 आ जाएगा। सो Q माइनस आई नॉट इंटू t/2π, और यहाँ पे +1 है। सो Q/t कितनी आ जाएगी? अच्छा, -1 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब Q/t की वैल्यू क्या आ जाती है? आई नॉट बाई 2π, है ना? आई नॉट बाई 2π आ गया। करंट कितनी हो जाएगी फिर? यही तो Q/t ही करंट है, दैट इज आई नॉट बाई 2π। ओके, तो अगर मैं इसकी फिजिकल मीनिंग समझाऊं कि एवरेज करंट या फिर मीन वैल्यू ऑफ करंट क्या है, तो एवरेज या फिर मीन वैल्यू ऑफ करंट है नंबर ऑफ चार्ज या फिर चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम इंटरवल। ठीक है, तो उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? हम डिनोट कर सकते हैं बाय डी क्यू आई डी टी। यही तो चार्ज को हम लिखते हैं, है ना? ऐसे ही लिखते हैं। ओके, सो डी क्यू, क्योंकि डी क्यू डी टी इक्वल्स टू करंट होती है। अब डी क्यू इक्वल्स टू आई, यहां पे क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट है। अब देखो, इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि एवरेज या फिर मीन वैल्यू ऑफ जो करंट होगी दैट विल बी आई एवरेज या फिर आई मीन, इस तरह से भी लिखते हैं इसे। ये क्या होगी? अगर मैं चार्ज की बात करूं दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन टी, और डेल्टा क्यू या फिर डी क्यू लिखो, डी क्यू अपॉन टी। सो 1/t, 0 से टी करूंगा आई डी टी। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
ओके देखो डेल्टा क्यू लिमिट टेंडिंग टू 0 डी क्यू हम लिख सकते हैं। ओके डी क्यू डी टी यहाँ पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखो 1/t 0 से t ये हो गया फुल साइकिल का, ठीक है। अब फुल साइकिल का अगर मैं एवरेज या फिर मीन निकालूं तो वो हो जाती है क्या 0। क्यों 0 हो जाती है? क्योंकि आफ्टर हाफ इंटरवल ये अपने आप को रिवर्स करती है, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है ना। तो इसलिए एवरेज मीन फॉर अ फुल साइकिल इज 0 ऑफ एन इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हम हाफ साइकिल के लिए इसकी अगर करें सो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो से t/2 तक i dt। अब बस ये क्या है, i क्या है हमारा, I0 sin ओमेगा t dt। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमें यहां पे क्या मिल जाएगा, देखो इसका अगर सॉल्व में करूं तो माइनस कॉस ओमेगा टी, यानी कि यहां पे आ जाएगा माइनस I0 बाई ओमेगा कॉस ओमेगा t/2 माइनस 0। सो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू -1, ठीक है, 0 आ जा रहा है। और यहां पे बाहर है हमारे पास एक ऑलरेडी 1/t है। फाइन, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2I0 बाई पाई, क्योंकि ओमेगा को हम 2π/t लिख सकते हैं, ठीक है। सो 2π/t लिखेंगे तो यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। सो यहां पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 - 1 दैट इज सॉरी -1 तो हो जाएगा -2 का, और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। सो आगे बढ़ के हम लिख सकते हैं 2I0/2। ये 2I0/पाई ये होती है करंट की या फिर मीन वैल्यू ऑफ करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज 2I0/पाई। सिमिलरली ईएमएफ के केस में भी हम क्या लिखेंगे, ईएमएफ का एवरेज ओवर हाफ अ साइकिल, ई एवरेज और ई मीन टू E0/पाई, वेर E0 क्या है, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। समझ में आ रही है बात। अब देखो यही अगर मैं, अच्छा ये मैं लिख के रखा था ऑलरेडी, देखो यहाँ पे क्या होती है 2I0/पाई है, 2I0/पाई दैट इज ऑल्सो 63.7% ऑफ द करंट, ठीक है, ऑफ पीक करंट, 63.7% ऑफ पीक करंट। ओके, सिमिलरली आरएमएस को अगर मैं निकालूं, अच्छा आरएमएस क्या है, आरएमएस को समझते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जो मीन वैल्यू आपने निकाले हो उसका रूट करके स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा क्या, रूट मीन स्क्वायर। पहले रूट करोगे किसकी, मीन वैल्यू की, फिर उसकी स्क्वायर करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो है आरएमएस वैल्यू। ये तो मैथमेटिकली हो गए। अब फिजिकली इसे कैसे समझेंगे, दैट इज alternating current is that steady current, RMS value of alternating current is that steady current which would produce same heat in a given resistance in a given time as it is produced in a given alternating current in the same resistance in the same time। मतलब एक alternating current किसी fixed interval of time में जितनी heat produce करती है keeping the resistance constant, अगर यही एक steady current सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए जितनी लाइक सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए जितनी करंट, जितनी अगर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम सेम हो, रेजिस्टेंस सेम हो, जितनी करंट जरूरत होगी फॉर अ स्टेडी करंट, वो क्या है, उसे हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, फिर से मैं अच्छे से समझाता हूं। सपोज एक ऑल्टरनेटिंग करंट आई जिसकी रेजिस्टेंस आर है, जिसकी टाइम, जो टाइम इंटरवल टी में एच अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रही है। वैसे ही कोई एक स्टेडी करंट जिसमें ये स्टेडी करंट हमें पता नहीं है, कितनी भी स्टेडी करंट जहां पे रेजिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है और हीट सेम है, इतना प्रोड्यूस सेम, इस तीनों के जितना प्रोड्यूस करने के लिए जितनी स्टेडी करंट जरूरत होगी उसे हम कहेंगे क्या, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट।
ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कहेंगे। ओके, सो हीट कितनी होती है, देखो आई स्क्वायर आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर आर लिखते हैं, डीएच dt। तो ये जो आरएमएस वैल्यू है इसे हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को हम लिखते हैं आई नॉट बाई √2 से। सिमिलरली ईएमएफ को भी हम लिखते हैं ई नॉट बाई √2 से। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये होती है 0.70% और 0.701 ऑफ आई नॉट। दैट मीन्स ऑल्सो दिस इज आरएमएस वैल्यू जो होती है, दैट इज 70% ऑफ द पीक करंट। ओके, और 70% ऑफ द पीक ईएमएफ। ठीक है, ये हम इस तरह से डिनोट करके इसे दिखा सकते हैं। ओके, अब ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का कर्व। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का कर्व इस तरह से साइनोसॉइडल कर्व हो रहा है। अब इसमें पीक वैल्यू कौन सी होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू, जो एम्पलीट्यूड की जो मैक्सिमम जो वैल्यू है इस वोल्टेज की, वो है हमारा पीक वैल्यू। ये जो देखो आपको दिख रहा है 70% पे, है ना, ये है हमारी आरएमएस वोल्टेज या फिर आरएमएस वैल्यू। तो एक एम्पलीट्यूड सॉरी एक वोल्टेज का, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का कर्व में पीक वैल्यू है सबसे टॉप वाली, ये है 70% के अक्रॉस, ये हमारे मिलेगी क्या, आरएमएस वैल्यू। और इसके भी कुछ नीचे जस्ट अराउंड 63%, 63 पॉइंट समथिंग % यहाँ पे हमें मिलेगी एवरेज वैल्यू। ठीक है, और मीन वैल्यू। ठीक है, अब देखो ऑल्टरनेटिंग करंट का एमीटर या वोल्ट मीटर, एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर कौन से वैल्यू को रीड करता है, वो रीड करता है आरएमएस वैल्यू को। ठीक है, कौन से वैल्यू को रीड करता है, आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। उसी तरह से देखो इसको वी आरएमएस को हम वी भी लिख सकते हैं और ई इफेक्टिव भी लिख सकते हैं और ई आरएमएस लिखो, कुछ भी लिखो। सो जो नॉर्मल डे हमारा डेली सप्लाई होता है उसे वहां पे हमें कितना मिलता है, अक्रॉस 230 वोल्ट। ठीक है, ये हमें मिल जाता है। ओके, 220 होती है जनरली और 230 वोल्ट भी रहती है। 220 वोल्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 50 to 55 हर्ट्ज के बीच में। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू फेजर्स और फेजर्स डायग्राम। ठीक है, अब फेजर या फिर फेजर डायग्राम क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप आगे सर्किट्स को पढ़ोगे, द सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एलसीआर सर्किट्स में जब पढ़ोगे तो आपको फेजर्स बहुत यूज होंगे। अब फेजर डायग्राम या फिर फेजर्स होती क्या है, सो फेजर डायग्राम आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑसिलेटिंग क्वांटिटी एज अ वेक्टर रोटेटिंग इन अ फेज स्पेस। तो वेक्टर को, जब एक रोटेटिंग वेक्टर है जो कि कंटिन्यूअसली रोटेट हो रही है मेंटेनिंग अ इंटरवल, तो रोटेटिंग वेक्टर को दिखाने के लिए हम फेजर्स का यूज करते हैं। ओके, मूविंग द प्रोजेक्शन ऑफ द फेजर्स ऑनटू अ एक्सिस एट अ स्पेसिफिक टाइम गिव्स द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एट दैट टाइम। देखो बहुत ही ध्यान से देखो कि सपोज ये एक V है, एक रोटेटिंग एक वेक्टर है, और ये एक वेक्टर है आई। ठीक है, अब ये रोटेट कर रही है, तो एट इंस्टेंट हमें एक वैल्यू पता करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर एंगल हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो जैसे ही उस पर्टिकुलर टाइम एंगल को फिक्स करूंगा तब जाके ये मुझे वैल्यू देगी, अदरवाइज इट विल बी अ रोटेटिंग वेक्टर। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो एक साइनोसॉइडल वेव है ना, तो इसकी वैल्यू जो है कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रही है। तो हम ईएमएफ या फिर करंट को एज अ वेक्टर, एज अ रोटेटिंग वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं और फेजर डायग्राम से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे तो वोल्टेज यानी कि ईएमएफ और करंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट चूंकि ये कंटिन्यूअसली अपनी वैल्यूज को चेंज कर रही है, क्योंकि ये साइनोसॉइडल लाइक हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक फंक्शन है, राइट। ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एक हार्मोनिक फंक्शन, इसलिए कंटिन्यूअसली अपनी वैल्यूज को चेंज कर रही है। वैल्यूज चेंज हो रही है, इसीलिए हम इसे एक एज अ वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर जस्ट एनालॉगस मान सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है।
So phase space with an angular velocity equal to the angular frequency of the original trigonometric functions, इसको हम फेजर कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये फेजर सपोज करते दो वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर है और दोनों ही रोटेट कर रही है, रोटेटिंग वेक्टर है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल जो है वो फिक्स है। तो कैसे रोटेट करेगी, ये कुछ इस तरह से रोटेट करेगी, हर पॉइंट पे इसकी वैल्यूज जो है चेंज होती जाएगी। तो मैं कोई एक पॉइंट फिक्स करता हूं, यहां पे मैं इसकी वैल्यूज को मेजर करता हूं, ठीक है, और ये मैं कैसे कर पाऊंगा, फेजर डायग्राम के मदद से कर पाऊंगा। सो दीज आर ऑल फेजर डायग्राम। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी दैट इज एसी करंट और एसी सर्किट विद अ प्योर रेजिस्टर्स, मतलब सिर्फ रेजिस्टर्स अगर लगी हुई है तो सर्किट कैसा होगा। देखो एसी सर्किट मतलब एक रेजिस्टर को एक ऑल्टरनेटिंग सप्लाई से हमने लगा दिया, तो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई मतलब E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पे करंट कितनी फ्लो होगी, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसे हम और अच्छे से अगर जानना चाहे तो E क्या होती है, ई नॉट, सिंपल सी बात है, ओम्स लॉ का अगर यूज करें V इक्वल्स टू आई आर, I इक्वल्स टू V बाई आर। सो V बाई आर मतलब EMF बाई रेजिस्टेंस अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, करंट मिल जाएगा। तो सपोज करते EMF बाई रेजिस्टेंस दैट इज E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। ये क्या है, करंट ही है। I इक्वल्स टू E नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, और इससे हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट इज ई नॉट बाई आर, ठीक है, ये हुआ। अब देखो दोनों इक्वेशन को, ये है EMF की इक्वेशन, ये है करंट की इक्वेशन, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं दिख रहा है ना, दोनों अगर वेव इक्वेशन है, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं दिख रहा, बट कंटिन्यूअसली इनकी वैल्यूज चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, अगर दो वेक्टर है, दोनों ही रोटेट करे, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस मतलब ये एंगल नहीं है, तो दोनों हम कह सकते हैं सेम फेज में रोटेट कर रही है। तो इसकी फेजर डायग्राम को हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये है I, ये है E, इसकी पीक वैल्यू आई नॉट, इसकी पीक वैल्यू है ई नॉट, ठीक है, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो हम कह सकते हैं दिस इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट द करंट एंड EMF आर इन सेम फेज। तो ये जब रोटेट करेंगे, इसकी जब वैल्यूज चेंज होंगी तो ये साथ साथ होंगी। साथ साथ वैल्यूज चेंज होने का मतलब ये है कि भले ही इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, इनकी एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकती है, बट जब करंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, EMF की भी मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी। ये इस ग्राफ में बताया गया, देखो करंट का ये ग्राफ है, यहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई, पीक वैल्यू, EMF की भी इसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आई, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। सिमिलरली इसकी मिनिमम वैल्यू जब आ रही है, EMF की भी मिनिमम वैल्यू तब आ रही है। इसका मतलब क्या है, दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है। ओके, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट विथ अ प्योर इंडक्टर, मतलब एक इंडक्टर को, प्योर इंडक्टर को हमने लगा दिया एक ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई से। अब EMF फिर से देखो क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पे EMF को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं फॉर अ प्योर इंडक्टिव सर्किट L di dt। वैसे तो माइनस L di dt होता है, बट माइनस को नेग्लेक्ट करते हुए di dt हम लिख सकते हैं। ओके, L di dt। अब L इक्वल्स टू और E बाई L इक्वल्स टू di dt। सिमिलरली di इक्वल्स टू E बाई L dt। E क्या है भाई, E नॉट साइन ओमेगा टी dt, 1 बाई L बाहर, ठीक है। इसे मैं अगर इंटीग्रेट करूं दैट मीन्स di इक्वल्स टू E नॉट बाई L साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस
कॉस, अच्छा पहले ये लिख देते हैं, पहले इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, इंटीग्रेशन में डाल देता हूं साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, आई इक्वल्स टू ई नॉट बाय एल ओमेगा, और ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगी। कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं माइनस ई नॉट, कॉस को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये माइनस को मैं अंदर ले जाऊं दैट मीन्स ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब ई नॉट को, ये जो ओमेगा एल है इसे हम कंसीडर करते हैं एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। ई नॉट को और ये जो पूरी टर्म है आई, ये जो पूरी टर्म है ई नॉट बाई एक्स एल, इसको हम मानते हैं क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। अब देखो ये क्या है, करंट की वैल्यू, ये क्या है, ईएमएफ की वैल्यू। ईएमएफ में ओमेगा टी है, करंट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, मतलब करंट इज पाई बाई 2 फेज बिहाइंड ईएमएफ। तो इसका फेजर डायग्राम किस तरह से बनना चाहिए, तो पहले तो देख लो, यहां पे एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं। ये जो एक्सेल है इसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये इसकी यूनिट होती है ओम। ये एक तरह का रेजिस्टेंस ही है जो कि हमें इंडक्टर सर्किट में मिलता है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल और ई नॉट बाई एक्सएल होती है आई नॉट, दैट इज द पीक वैल्यू। सो हम लिख सकते हैं करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाई पाई बाई 2। तो फेजर डायग्राम किस तरह से बनेगा, ग्राफ तो इस तरह से बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये है ईएमएफ, इसका पाई बाई 2 फेज पीछे है, मतलब ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू जब आएगी इसके पाई बाई 2 फेज के बाद, पाई बाई 2 देखो इतनी देर बाद, ये पाई बाई 2 से पाई यानी कि पाई बाई 2 डिफरेंस, इसके बाद करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। समझ में आ रहा है फेज डिफरेंस का। यहां पे फेजर डायग्राम क्या कह रहा है, फेजर डायग्राम कह रहा है कि सपोज ये है हमारा ओमेगा टी, ये है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी। अगर ये मूव कर रही है दोनों वेक्टर, क्योंकि इसकी वैल्यूज चेंज हो रही है जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो अगर ये ईएमएफ का ग्राफ है तो इसके पाई बाई 2 फेज पीछे ही करंट होगा इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। अब बात करते हैं अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट हुआ, मतलब एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर पहले तो देख लो ईएमएफ क्या हो गई, फिर से ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब कैपेसिटेंस क्या होती है, सी इक्वल्स टू, और कैपेसिटर में क्या स्टोर होती है, चार्ज स्टोर होती है। हमें करंट की इक्वेशन निकालनी है, तो करंट को मैं इन केस ऑफ कैपेसिटर Q इक्वल्स टू क्या होती है, चार्ज इक्वल्स टू C इंटू पोटेंशियल, दैट मीन C E। अब चार्ज बाई अगर टाइम मैं करूं CE बाई T, और सिंपली चार्ज बाई टाइम अगर मैं निकालना चाहूं तो ये मेरी क्या है, करंट है ना। Q बाई टी इज करंट, CE अपॉन T। तो इसे dQ के टर्म्स में लिखूं, dQ dt इक्वल्स टू CE ddt ऑफ CE, है ना, ddt ऑफ CE। ddt ऑफ CE, ओके। ये क्या है, dq dt, ये तो करंट है। इसका डिफरेंशिएशन करूं तो कैपेसिटेंस जो है वो बाहर आ जाएगी। अब ddt ऑफ E नॉट साइन ओमेगा टी,
है ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आई इक्वल्स टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, है ना, कॉस ओमेगा टी, और एक साथ में क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, सो आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई 1 ओमेगा सी, इस तरह से मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्या आ गई, कॉस ओमेगा टी। अब कॉस थीटा को साइन के टर्म्स में कैसे लिखूंगा मैं, 1 ओमेगा सी साइन π/2 प्लस ओमेगा टी इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी होती है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब 1 ओमेगा सी को हम लिखते हैं कैसे, एक्सी से, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जैसे उस पिछले वाले केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस था। सो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 और आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो किस तरह से देख रहे हो, आई की इक्वेशन क्या आ रही है, ओमेगा टी प्लस π/2, ईएमएफ क्या था, साइन ओमेगा टी, फेज करंट का ज्यादा है π/2 ईएमएफ से। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं करंट लीड्स द ईएमएफ बाय π/2 फेज। सिमिलरली ग्राफ कैसे हो जाएगा, जैसे पिछले वाले केस में ईएमएफ लीड कर रहा था π/2 फेज से इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट, इस सर्किट कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करेगा ईएमएफ से बाय अ फेज π/2। सो इस तरह से इसकी ग्राफ बनेगी, और फेजर इसका इधर बन जाएगा कि अगर ये ईएमएफ है ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, तो इससे π/2 एंगल बना के करंट जा रही होगी। ये ऐसे रोटेट करेंगे, हमेशा करंट क्या है, आगे बढ़े रहेगा इसके, है ना। तो ये केस किसका हो गया, ये केस हो गया हमारा एसी सर्किट विथ कैपेसिटर का। ओके, अब यहां पे हमने एक और चीज जानी कि दैट इज ओमेगा सी, एक्सी इक्वल्स टू 1 ओमेगा सी। इसे कहते हैं क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। इसकी भी यूनिट जो होगी वो क्या होती है, ओम होती है। तो ये एक तरह का रिएक्टेंस ही है, या फिर ये एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, जो कि हमें फेस होता है कहां पे, जब प्योर कैपेसिटिव सर्किट हम देख रहे हो। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस, और रेजिस्टिंग सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस को हम लेते हैं, आर को लेते हैं। तो यार अब बताओ कि जब एल सी आर तीनों सर्किट एक साथ लगे होंगे तब क्या होगा, एलसीआर सर्किट में हम इंपीडेंस को कंसिडर करते हैं, दैट इज अगेन अ वेक्टर, क्या है, सारे वेक्टर का एक रिजल्टेंट है, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का और रेजिस्टेंस का, ये तीनों का मिला के एक हम रिजल्टेंट लेते हैं जिसे हम इंपीडेंस कहते हैं। ये भी मैं फेजर डायग्राम से आपको समझाऊंगा। फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन विद इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको समझते। देखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है, बट किस तरह से वो हम थोड़ा समझेंगे। देखो, एक्सएल क्या हो रहा था इंडक्टिव सर्किट में, ई नॉट जो था दैट इज एक्सएल, सॉरी क्या वैल्यू आ रही थी, ई नॉट की वैल्यू क्या आ रही थी, ई नॉट बाई ओमेगा एल को हम क्या लिख रहे थे, या फिर आई नॉट को हम लिख रहे थे ई नॉट बाई एक्सएल, दैट मीन्स करंट ई नॉट बाई ओमेगा एल, है ना। अब ये था हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल। सो एक्सएल इक्वल्स टू क्या हो गया, ओमेगा एल, एक्सएल 2 पाई न्यू एल, ओमेगा को हम 2 पाई न्यू लिख सकते थे, है ना। सो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली इन केस ऑफ कैपेसिटेंस, आई नॉट को हम लिख रहे थे ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी, और ई नॉट बाई एक्सी हम लिख रहे थे। अब एक्सी का वेरिएशन ओमेगा के सी के साथ क्या है, एक्सी इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी है, ठीक है। सो एक्सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई न्यू सी। सो अगेन एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
फ्रीक्वेंसी। तो ये इसकी ग्राफ है, ये इसकी ग्राफ है। ओके, तो इस तरह से क्यों ये बताया मैंने, क्योंकि बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है नीट में या फिर जेई में आपसे इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, राइट। यहाँ पे भी आपको प्रोपोर्शनलिटी से सॉल्व करना पड़ेगा और ग्राफ तो इंपॉर्टेंट है। सीरीज एलसीआर सर्किट, अब क्या किया हमने, इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को एक एसी सोर्स से लगा दिया गया, ओके, और सीरीज में लगाया है। तो ठीक है, समझते इसको। अब जब इंडक्टर को हम लगाते थे या रेजिस्टर को लगाते थे या फिर सिर्फ कैपेसिटर को लगाते तो उसके बारे में हमने थ्योरी समझी थी, फाइन। अब क्या किया हमने, तीनों को एक साथ लगाया। तो सपोज करते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज VL, रेजिस्टर के अक्रॉस VR और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है VC। ओके, अब अगर इसकी मैं फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो मुझे क्या पता है, मुझे ये 3 पॉइंट्स पता है कि रेजिस्टेंस सर्किट में क्या हो रहा था, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। इंडक्टर सर्किट में क्या हो रहा था, करंट लैग्स बिहाइंड बाय π/2 और कैपेसिटर में लीड्स द वोल्टेज बाय π/2। तो अगर मैं तीनों का अगर फेजर डायग्राम दिखाना चाहूँ तो सपोज करते ये है हमारी करंट, ये है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स, ठीक है, ये दोनों सेम फेज में। अब इंडक्टर में क्या हो रही थी, द करंट लैग्स बिहाइंड π/2, तो π/2 पीछे कर देते हैं तो दिस इज VL, और ये π/2 करंट को आगे कर देते हैं तो दिस इज VR। बहुत समझ में आ गई बात, VR से π/2 फेज आगे है करंट, ठीक है, VL से π/2 फेज पीछे है करंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, बहुत समझने की कुछ जरूरत, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अभी अगर मैं इस वेक्टर को ऊपर अगर रिजोल्यूट करूं, फेजर डायग्राम में ऑब्वियसली देखो वोल्टेज कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट फेजर्स में हम इसे वेक्टर जैसा ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये रोटेटिंग चीज है ना, ये हमेशा साइनोसॉइडल कर्व है, ये वेव जैसी है, तो ये इसीलिए हम इसे फेजर जैसा ट्रीट करें। वो जब मैंने फेजर पढ़ा है तो वो मैं समझा चुका हूं आपको। तो अगर मैं रिजोल्यूट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, करंट और रेजिस्टेंस तो इसी तरफ है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। यहां पे हमारे क्या आ रहा है, यहां पे हमारी आ रही है VL, और ये जो VC हमें दिख रहा था इस तरफ इसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, -VC हो जाएगा, ठीक है, -VC हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गई बात। अब देखो जो इसकी रिजल्टेंट होगी वही हमारा टोटल EMF देगी, है ना, टोटल EMF देगा वही रिजल्टेंट, और उसी रिजल्टेंट को हम लिखेंगे, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड को लिखेंगे E से, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर। दो वेक्टर के बीच का मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सो VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC, ये वाला टर्म, ये वाला वेक्टर रिजोल्यूट होके क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे VR स्क्वायर लिख दो। करंट अक्रॉस क्या हो जाएगा, करंट विल बी E बाई, दिस इज वोल्टेज, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, करंट हो जाता है रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज जो टोटल सर्किट के रेजिस्टेंस है उसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखो उसे भी हम फेजर डायग्राम से समझ सकते हैं। कैसे, वोल्टेज इक्वल्स टू होती है IR, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सॉरी रेजिस्टेंस, है ना, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं। अगर वैसा है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तो जहां पे VR है वहां पे R स्क्वायर प्लस इंडक्टर के अक्रॉस, इंडक्टर के वजह से जो हमारी आती है दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस XL स्क्वायर, सॉरी XL माइनस XC स्क्वायर, ये भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया देखो, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये हो गया। और इसे हम नाम देते हैं इम्पीडेंस का, जिसे हम डिनोट करते हैं Z से, Z इक्वल्स टू √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और Z को हम इधर भी लिख देता हूं मैं, अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो कैसे लिख सकता हूं, R स्क्वायर प्लस ω/L माइनस 1/ωc होल स्क्वायर, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं, समझ में आ गया। और इसको हम क्या कह रहे हैं, इम्पीडेंस, इसकी भी यूनिट क्या है, ओम है, ठीक है, इसकी भी यूनिट क्या है, ओम है। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हमने कर्व को रिजोल्यूट किया, VL माइनस VC IVR, ये हो गया। ओके, यहां तक आपको समझ गया, इंपीडेंस भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये जो फाई एंगल है, दिस इज द फेज बिटवीन द रिजल्टेंट
एंड द करंट, तो ये फेज, ये जो एंगल होगा tan phi, ये एंगल जो होगा फाई, इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली tan phi आप करो, tan phi अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इस टर्म में क्या है? P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर में मेरा क्या है? VL माइनस VC, और नीचे क्या है? VR, ठीक है, VL माइनस VC बाई VR आ जाएगा। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, XL माइनस 1 बाई ओमेगा, और XC लिख दो, XL माइनस XC बाई R, XL माइनस XC बाई R। देखो वोल्टेज के लिए हमने ये किया, वोल्टेज ड्रॉप के लिए अगर मैं रेजिस्टेंस का भी निकालूं तो भी कुछ इस तरह से मिलेगा, ये है XL माइनस XC, ये है हमारे आएगी Z इम्पीडेंस, और ये हमारा क्या आ जाएगा? R, है ना। ये तो रेजिस्टेंस का भी सेम तरीके से बनेगा, फेजर डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इज phi, ओके, सो tan phi को भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं, दिस इज tan phi। अब tan phi के वैल्यू पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि सर्किट का नेचर किस तरह से हो गया। तो इसके लिए 3 केस ऑब्वियसली हो सकते हैं। 3 केसेस क्या क्या है? देखो कि अगर phi की वैल्यू, tan phi की वैल्यू पॉजिटिव होती है, हम tan phi का अगर मैं ग्राफ बताऊं आपको, तो tan phi का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो मतलब tan phi, tan जो फंक्शन है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, 0 भी होती है, ठीक है। तो 1 भी होती है, 0 भी होती है, बहुत तरह के वैल्यूज हो सकते हैं। देखो अब पॉजिटिव वैल्यू अगर हो tan phi का वैल्यू पॉजिटिव हो, ऐसा कब हो सकता है? जब ये टर्म बड़ा हो इससे, है ना। सो फॉर tan phi टू बी पॉजिटिव, XL शुड बी ग्रेटर देन XC, ठीक है। अब XL अगर XC से ग्रेटर हुआ तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, और अगर पॉजिटिव आ रही है, द करंट लैग्स बिहाइंड द EMF बाय फेज phi, बाय फेज एंगल phi। क्यों हो रहा है? देखो tan phi यहां पे है, और जब करंट की इक्वेशन लिखेंगे दैट इज V बाई आर में भी हम XL माइनस XC लिख सकते हैं। तो हर पॉइंट पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जैसे tan phi की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, तो हमारा जो EMF है, करंट है, वो लैग्स बिहाइंड द EMF बाय phi फेज, ठीक है। phi फेज से पीछे जाएगा, मतलब करंट लैग करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये सर्किट जो है ये इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टर में भी ऐसा ही हो रहा था, है ना। उसी तरह से अगर दूसरा केस देखें कि अगर tan phi की वैल्यू अगर नेगेटिव हमें चाहिए, या फिर नेगेटिव कब होगी? जब ये वाला टर्म बड़ा होगा, XC बड़ा होगा, तभी तो ये होल टर्म नेगेटिव आएगा। तो ये जब बड़ा होगा, यानी कि XL शुड बी लेस देन XC और XC शुड बी ग्रेटर देन XC, इस टाइम पे क्या होगा? tan phi की वैल्यू जो है नेगेटिव होगी। ओके, द करंट लीड्स द EMF बाय फेज एंगल phi, और ये क्या हो जाएगा? कैपेसिटिव डोमिनेटिव सर्किट। केस 3 क्या हो सकता है कि अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए, तो tan phi की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। tan phi की 0 आएगी, मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, सेम फेज में होगा। जब सेम फेज में होता है तो वो क्या कौन सी सर्किट हो जाती है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस में जो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज नहीं था। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है ऑल्टरनेटिंग करंट के कंसेप्ट का। नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स और पावर फैक्टर्स को अच्छे से देखेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।